जय हिंद दोस्तों, टॉप लर्निंग में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और आप भी बेहतर होंगे। आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम समझने वाले हैं शिक्षा शास्त्र। क्या समझने वाले? आज हम समझने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के। हम समझेंगे, देखो, 20 बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे 15 निश्चित उत्तरीय प्रश्न। जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इनका उत्तर हमें एक वाक्य में लिखना होता है। कितना? एक वाक्य में हमें आंसर लिखना होता है। अर्थात हम कह सकते हैं, यदि शब्दों की बात करें तो 10 शब्दों में। कितने? 10 शब्दों में हम लिख सकते हैं इसका आंसर। हम कितने शब्दों में? 10 शब्दों में लिख सकते हैं। अर्थात एक वाक्य में आंसर लिखा जाता है निश्चित उत्तरीय प्रश्नों का। ये आपके बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद हम समझेंगे 10 समझेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या? 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न समझेंगे। इसका आंसर हम लगभग 25 शब्दों में लिख सकते हैं। कितना? 25 शब्दों में लिख सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सभी प्रश्न जितने बताऊंगा, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। ये पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं और ये उन्हीं प्रश्नों को मैं सेलेक्ट करके लाया हूं और इसी वीडियो में आपको सारे प्रश्न मैं बताने वाला हूं, जिनमें से हम समझेंगे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, फिर निश्चित उत्तरीय प्रश्न, फिर हम समझेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और आइए हम प्रश्नों को समझते हैं। मित्रों, बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है हमारा कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तक्षशिला, प्रयाग, काशी या मिथिला? तो आपको बताना है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो आप सभी को पता होगा तक्षशिला था। क्या था? हमारा सही आंसर हो जाता है तक्षशिला। तो आपको याद रखना है कि वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैदिक काल में वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्करण से होता है? किन संस्कार से होता है? यह संस्करण से या संस्कार से होता है। तो वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो आप सभी को पता होगा उपनयन संस्कार से। किससे? उपनयन संस्कार से शिक्षा का आरंभ हुआ करता था। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? तो उपनयन संस्कार से होता था। तीसरा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को कहा जाता था या कहा जाता है? भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को कहा जाता था? आध्यात्मिक, अलौकिक, सैन्य या वैदिक शिक्षा? तो बताओ, भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को कहा जाता था आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली। क्या कहा जाता था? आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि वैदिक काल में विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे? बताओ, वैदिक काल में विद्यार्थी शिक्षा कहाँ प्राप्त करते थे? विहार, गुरुकुल या स्कूल, मदरसा? बताओ, वैदिक काल में विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे? तो आप सभी को पता होगा वैदिक काल अर्थात गुरुकुल। सर्वप्रथम शिक्षाएं गुरुकुल में देना स्टार्ट हुई थी। तो वैदिक काल में विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त किया करते थे? तो गुरुकुल में किया करते थे। कहाँ? गुरुकुल में किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि वैदिक काल में किस पर शिक्षा प्राप्त करने का प्रतिबंध लगाया गया था? वैदिक काल में किस पर शिक्षा प्राप्त करने का प्रतिबंध अर्थात रोक लगाया गया था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? तो आप सभी को पता होगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो यदि आपको पता है तो जल्दी से। तो बताओ, वैदिक काल में किस पर शिक्षा प्राप्ति पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो शूद्र पर लगाया गया था। किस पर? शूद्र पर शिक्षा प्राप्ति का प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा कि बौद्ध काल में मठों एवं विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्ध काल में बौद्ध काल में मठों एवं विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत, पाली, मराठी या हिंदी? तो आप सभी को पता होगा पाली भाषा। कौन सी? पाली भाषा माध्यम थी। जो बौद्ध काल में मठों एवं विहारों में शिक्षा प्राप्ति का जो माध्यम था, तो पाली भाषा एक माध्यम था। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है। बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध है वैदिक काल से, मुस्लिम काल से, बौद्ध काल से या ब्रिटिश काल से? तो बताओ, बिस्मिल्लाह संस्कार का मुस्लिम
काल से, किससे? मुस्लिम काल से संबंधित है। बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध किससे? तो मुस्लिम काल से है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां हमारा क्या था कि बिस्मिल्लाह संस्कार का संबंध किससे? तो मुस्लिम काल से है। और बौद्ध काल में मठों एवं विहारों से शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो पाली भाषा थी। और वैदिक काल में किस पर शिक्षा प्राप्त करने का प्रतिबंध लगाया गया था? तो शूद्रों पर लगाया गया था। और वैदिक काल में विद्यार्थी कहाँ शिक्षा प्राप्त किया करते थे? तो गुरुकुल में प्राप्त किया करते थे। भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को कहा जाता था? आध्यात्मिक शिक्षा प्रणाली कहा जाता था। वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ किस संस्करण से होता है? तो उपनयन संस्कार से होता है। और वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला था। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा, SSA प्रारंभ हुआ अर्थात सर्व शिक्षा अभियान आरंभ हुआ था या प्रारंभ हुआ था? तो बताओ। सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था 2000 में, 2004 में, 2001 में, 2005 में। तो आप सभी को पता होगा SSA अर्थात सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 2001 में आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि कोठरी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1960 में, 1955 में, 1964 में, 1970 में। आप सभी को पता होगा 1964 में कोठरी आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 2001 में स्टार्ट हुआ था। और सर्व शिक्षा अभियान संबंधित किससे? निम्न प्राथमिक शिक्षा से, उच्च प्राथमिक शिक्षा से, निम्न एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा से या निम्न माध्यमिक शिक्षा से? तो आप सभी को पता होगा निम्न एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? तो निम्न एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, क्या ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? 1965-66 में, 1991 में, 1948 या 49 में, 1987 और 88 में। कब? 1987 और 88 में आरंभ हुआ था। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? 1987-88 में ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि मालवीय द्वारा स्थापित संस्था का नाम है। मालवीय द्वारा स्थापित संस्था का नाम है। मालवीय अर्थात मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो आप सभी को पता होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मालवीय द्वारा स्थापित संस्था है। मालवीय जी का पूरा नाम है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि श्रीमती एनी बेसेंट, ये डॉक्टर एनी बेसेंट, ठीक है। तो श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म कहाँ हुआ था? लंदन, फ्रांस, इटली या जर्मनी? तो श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन क्या था हमारा कि श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। और मालवीय द्वारा स्थापित संस्था क्या नाम है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? तो 1987-88 में। कब? 1987-88 में। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है निम्न एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा से। कठोरी आयोग का संबंध हुआ था तो 1964 में। कब? 1964 में। और SSA अर्थात सर्व शिक्षा अभियान हुआ कब स्टार्ट हुआ था? तो 2001 में स्टार्ट हुआ था। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि बेसिक शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? किसने दी? बेसिक शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, विवेकानंद जी ने, मदन मोहन मालवीय जी ने? बताइए बेसिक शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? तो महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, देवेंद्रनाथ, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप सभी को पता होगा शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 5 जनवरी को, 5 जुलाई को, 5 जून को, 5 सितंबर का। तो ये तो कन्फर्म है कि 5 तारीख को मनाया जाता है, पर कौन से मंथ में मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता
है। आपसे क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है कि प्रतिवर्ष 5 जून को क्या मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि पर्यावरण का जनजीवन को कैसा संबंध है, जनजीवन से कैसा संबंध है, पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है। औपचारिक, घनिष्ठ, साधारण या अनौपचारिक, तो आप सभी को पता होगा पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है, तो घनिष्ठ संबंध है। कैसा? घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण का जनजीवन से कैसा संबंध है, तो घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है। कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो बताओ कैंसर रोग किस प्रदूषण का परिणाम है, तो रेडियोधर्मीय प्रदूषण का। किसका? रेडियोधर्मी प्रदूषण का ये परिणाम है कैंसर। देखो क्वेश्चन आएगा कैंसर रोग किसका प्रदूषण का परिणाम है, तो आपको लिखना है रेडियोधर्मी प्रदूषण का कारण है कैंसर रोग का। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण नहीं है, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण नहीं है, और कैंसर रोग का प्रदूषण का परिणाम है रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब हम समझते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19 है भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। भूकंप की तीव्रता नापने का पैमाना है न्यूटन स्केल, रिएक्टर स्केल, एवरेस्ट स्केल, आर्किमिडीज। बताइए भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है, तो रिएक्टर स्केल। क्या? रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि अपव्यय एवं अवरोध किस स्तर की प्रमुख समस्या है। अपव्यय एवं अवरोध किस प्रकार की प्रमुख समस्या है। व्यवसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो बताइए अपव्यय एवं अवरोध किस प्रकार की प्रमुख शिक्षा समस्या है, तो प्राथमिक शिक्षा समस्या। कैसे? प्राथमिक शिक्षा समस्या है। ये थे हमारे 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। आपको 20 में से कितने आ रहे थे कमेंट में जरूर बताना, और हम नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं। अब हमें समझना है आगे इसके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। क्या? अब हमें समझना है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा कि शिक्षा के 3 ध्रुवों के नाम बताइए। ध्रुवों के नाम बताइए। शिक्षा के 3 ध्रुवों के नाम लिखिए या बताइए। तो पहला है छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन आपसे नॉर्मल पूछेगा 1 नंबर में कि शिक्षा के 3 ध्रुवों के नाम बताइए। शिक्षा के 3 ध्रुवों के नाम बताइए। तो छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम। यदि छात्र है, अध्यापक छात्र को पढ़ाएगा, और किसको पढ़ाएगा, तो पाठ्यक्रम को पढ़ाएगा। ठीक है, तो शिक्षा के 3 ध्रुवों के नाम कौन कौन से हैं? छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि उपसंप्रदा संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता है। उपसंप्रदा संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता है, तो 20 वर्ष की आयु में होता है। कितने वर्ष की आयु में होता है, तो ये 20 वर्ष की आयु में होता है। उपसंप्रदा संस्कार कितने वर्षों में होता है, तो 20 वर्षों में होता है। 20 वर्ष की आयु में उपसंप्रदा संस्कार होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की क्या आयु थी। ये एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, कि मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की क्या आयु थी, तो 4 वर्ष होनी चाहिए, 4 मास होने चाहिए, अर्थात मास का मतलब होता है महीने, और 4 दिन होने चाहिए। 4 वर्ष, 4 मास और 4 दिन होने चाहिए। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की क्या आयु थी, तो 4 वर्ष, 4 माह और 4 दिन थी। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि शिक्षा के अधोमुखी छिन्नई सिद्धांत का विचार किसने दिया। शिक्षा के अधोमुखी छिन्नई सिद्धांत का विचार किसने दिया था। उत्तर में आपको लिखना है कि छिन्नई के सिद्धांत का सुझाव लॉर्ड मैकले ने दिया था। छिन्नई के सिद्धांत का सुझाव लॉर्ड मैकले ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड मैकले ने दिया था। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि आरएमएसए को विस्तृत रूप में लिखिए, अर्थात इसका पूरा नाम लिखने को बोल रहा है। आरएमएसए को विस्तृत रूप में लिखिए, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। आर से राष्ट्रीय, एम से माध्यमिक, एस से शिक्षा और ए से अभियान, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्वेश्चन नंबर 6वां है हमारा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। बनारस
हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो आप सभी को पता है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि डॉक्टर एनी बेसेंट ने बनारस अर्थात वाराणसी में किस संस्था की स्थापना की थी? डॉक्टर एनी बेसेंट ने बनारस या वाराणसी में किस संस्था की स्थापना की थी? तो 1898 में, कब? वर्ष 1898 में इनके द्वारा बनारस वाराणसी के केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कौन से विद्यालय की? केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1898 में की गई थी। क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर एनी बेसेंट ने बनारस या वाराणसी में किस संस्था की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस या वाराणसी में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7। अब हम समझते हैं इसके आगे। 8वां है हमारा कि बेसिक शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? देखो क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि बेसिक शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो आप सभी को पता होगा, हस्त कौशल। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर में आपसे पूछेंगे, तो आपको याद रखना कि बेसिक शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो हस्त कौशल। क्या? हस्त कौशल। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि रविंद्रनाथ द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था का नाम बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शिक्षण संस्था का नाम बताइए। तो विश्व भारतीय विश्वविद्यालय। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कौन सा शैक्षणिक संस्था का नाम स्थापित किया था इन्होंने? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय स्कूल की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार का प्रदूषण के स्रोत हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड किस प्रकार के प्रदूषण के स्रोत हैं? तो ये वायु प्रदूषण के स्रोत है। कैसे हैं? वायु प्रदूषण के स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा कि किसी एक प्राकृतिक आपदा का नाम लिखिए। केवल आपको एक लिखना है। क्या? किसी एक प्राकृतिक आपदा का नाम लिखिए। तो देखो इसमें कई आ जाते हैं, जैसे भूकंप आ जाता है, ज्वालामुखी होता है, भूस्खलन होता है, बाढ़ एवं बाढ़ आ जाना, सूखा जाना, बादल का फट जाना, चक्रवाती तूफान आ जाना आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं। आपको इतने सारों में से किसी एक को लिखना है। किसी एक प्राकृतिक आपदा का नाम लिखिए, तो एक को आप लिखना है। ये 2024 में पूछा गया। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, तो ये 2024 में पूछा गया, तो क्या 26 में पूछा जा सकता है? तो आपको सभी क्वेश्चन तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा कि ब्रेल लिपि किस प्रकार के छात्रों के लिए सहायक होती है? ब्रेल लिपि किस प्रकार के छात्रों के लिए सहायक होती है? तो आप सभी को पता होगा, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, अर्थात जो नेत्रहीन छात्र होते हैं उनके लिए ये लिपि होती है। और लिपि का क्या नाम होता है? ब्रेल। क्या? ब्रेल लिपि किस प्रकार के छात्रों के लिए सहायक होती है? तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए होती है। जिनके नेत्र नहीं होते, नेत्रहीन होते हैं, उन्हें ब्रेल लिपि द्वारा लिखाया पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन कब और क्यों किया गया? राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन कब और क्यों किया गया? तो 1959 में। कब? 1959 में महिला शिक्षा की समस्याओं के निवारण के लिए किया गया था। क्या? निवारण के लिए किया गया था या निकारण के लिए किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन कब और क्यों किया गया था? तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद का गठन 1959 में किया गया था। क्यों किया गया था? तो महिला शिक्षा की समस्याओं के निवारण के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि रात्रि पाठशाला किस वर्ग के लोगों के लिए खोली गई थी? रात्रि पाठशाला किस वर्ग के लोगों के लिए खोली गई थी? तो प्रौढ़ लोगों के लिए खोली गई थी। किन के लिए? प्रौढ़। ठीक है, प्रौढ़ लोगों के लिए खोली गई थी। रात्रि पाठशाला किस वर्गों के लिए खोली गई थी? तो प्रौढ़ लोगों के लिए खोली गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण बताइए। जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण बताइए। तो देखो सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। क्या? शिक्षा न होना, सभी लोगों के पास शिक्षित न होना, वो अशिक्षा है। जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा कारण है अशिक्षा। दूसरा है गरीबी। गरीबी को निर्धनता बोलते हैं। क्या? निर्धनता। जनसंख्या वृद्धि के 2 कारण कौन कौन से हैं? पहला अशिक्षा, दूसरा है गरीबी। गरीबी को ही निर्धनता बोलते हैं। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। हमारे ये थे
15 निश्चित उत्तरीय प्रश्न। कितने निश्चित उत्तरीय प्रश्न आपको कितने आ रहे थे, कमेंट में जरूर बताना। अब हमें समझना है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न अब हमें समझना है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो निम्नलिखित देखो, वैदिक कालीन शिक्षा के 4 उद्देश्य थे। कितने 4 उद्देश्य थे। काल में वह वैदिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। दूसरा है कि साथ ही रुचि एवं योग्यता का ध्यान दिया जाता था। साथ में रुचि आपका मतलब आपका प्रिय खेल क्या है, प्रिय सब्जेक्ट कौन सा, रुचि, रुचि पर एवं योग्यता, आपकी योग्यता क्या है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तीसरा अनुशासन, अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता था। अनुशासन ऐसा कि इनको 8 घंटे पढ़ने हैं तो 8 घंटे पढ़ने हैं, इसके अलावा और फिर अन्य काम करेंगे पर 8 घंटे पढ़ने हैं तो 8 घंटा पढ़ने हैं। ऐसे आपके भी जीवन में अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता था। और चौथा पॉइंट है कि शिक्षा का आरंभ उपनयन संस्कार से होता, आरंभ हुआ करता था। कैसे, उपसंस्कार से, उपसंस्कार से सॉरी उपनयन संस्कार से आरंभ होता था। शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से प्रारंभ हुआ करता था। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार हम इसको और देख लेते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो वैदिक कालीन की 4 शिक्षा उद्देश्य थी। पहला था प्राचीन काल में वह व्यक्ति शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। साथ ही रुचि एवं योग्यता का ध्यान दिया जाता था। अनुशासन पर अधिक बल दिया जाता था। शिक्षा का आरंभ उपनयन, क्या उपनयन संस्कार से आरंभ हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा कि बुद्ध काल में, क्या बुद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम बताने हैं। हमें बुद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम बताना है। तो पहला है विक्रमशील विश्वविद्यालय, क्या विक्रमशील विश्वविद्यालय। दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय। तो बौद्ध काल में स्थापित किन्हीं 2 प्रमुख विश्वविद्यालयों में से पहला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन सा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि मध्यकालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं बताइए। मध्यकालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं हमें बतानी है। तो पहला समझो कि शिक्षा राज्य के संरक्षण में दी जाती थी। पहला है कि शिक्षा राज्य के संरक्षण में दी जाती थी। दूसरा है कि गुरु शिष्य के मध्य संबंध अच्छे थे। हमें क्योंकि मध्यकालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं बतानी है। तो शिक्षा राज्य के संरक्षण में दी जाती थी, गुरु शिष्य के मध्य संबंध अच्छे हुआ करते थे, इस काल में शिक्षा में वैज्ञता का अभाव था, मध्यकालीन शिक्षा कठोर अनुशासन से मुक्त थी। मतलब कोई मतलब कठिन अनुशासन नहीं हुआ करता था। तो मध्यकालीन शिक्षा कठोर अनुशासन से मुक्त थी। क्वेश्चन था हमारा कि मध्यकालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो देखो 4 लिखना है तो आप कोई भी लिख सकते हो 4। तो हम पहला लिखेंगे शिक्षा राज्य के संचरण में दी जाती थी, गुरु शिक्षा के मध्य, गुरु और शिष्य के मध्य अच्छे संबंध हुआ करते थे, इस काल में शिक्षा में व्यापकता का अभाव था, मध्यकालीन शिक्षा में कठोर अनुशासन नहीं हुआ करता था। अब हम समझते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि भारत में नवोदय विद्यालय खोलने के क्या कारण थे। भारत में नवोदय विद्यालय खोलने के क्या कारण थे। उत्तर में लिखना है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले में ग्रामीण अंचल में एक नवोदय विद्यालय खोला गया था। ठीक है, भारत में नवोदय विद्यालय खोलने का क्या कारण था। तो यही था कि गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में जो अच्छे बच्चे थे उनको, मतलब बालक हो चाहे बालिकाएं थे, मतलब अच्छे छात्र छात्राओं को लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय खोले गए थे। अब अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। आपको इतना याद रखना है कि ग्रामीण या गांव क्षेत्र के अर्थात उच्च कोटि की ज्ञान वाले बालक बालिकाओं को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि डॉक्टर एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। डॉक्टर एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो पहला था शरीर का प्रशिक्षण देना, संवेग का प्रशिक्षण देना, मस्तिष्क का विकास करना, अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। डॉक्टर एनी बेसेंट के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो शरीर का प्रशिक्षण देना, दूसरा था संवेग का प्रशिक्षण देना, मस्तिष्क का विकास करना और अच्छे नागरिकों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि गांधी जी के शैक्षिक दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या थे। क्वेश्चन था कि गांधी जी के शैक्षिक दर्शन
के आधारभूत सिद्धांत क्या थे? तो पहला था कि 7 से 10 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, देखो गांधी जी के शैक्षिक दर्शन के आधारभूत सिद्धांत में पहला सिद्धांत था कि 7 से 14 वर्ष, कितने, 7 से 14 वर्ष तक की बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। दूसरा समझो कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं बल्कि मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं बल्कि मातृभाषा होनी चाहिए। तीसरा था कि शिक्षा के द्वारा मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि शिक्षण विधि में क्रिया द्वारा शिक्षण का प्रयोग किया जाना चाहिए। गांधी जी के शैक्षिक दर्शन के आधारभूत सिद्धांत में से पहला सिद्धांत था कि 7 से 10 वर्ष तक की बालक बालिकाओं को शिक्षा निःशुल्क देना चाहिए और अनिवार्य रूप से देना चाहिए। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी न होकर मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा मानवीय गुणों का विकास होना चाहिए और शिक्षण विधि में क्रिया क्रिया द्वारा शिक्षा प्रयोग होनी चाहिए। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति की ओर लौटो से टैगोर जी का क्या तात्पर्य था? प्रकृति की ओर लौटो रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या तात्पर्य था? तो श्री टैगोर प्रकृति प्रेमी थे और वे नगरों में दी जाने वाली परंपरागत शिक्षा को उचित नहीं मानते थे क्योंकि उस प्रकार की शिक्षा मनुष्य को प्राकृतिक वातावरण से दूर रखती है और इसलिए उन्होंने प्रकृति की ओर लौटो की विचारधारा पर जोर दिया था। क्वेश्चन था कि प्रकृति की ओर लौटो से टैगोर जी का क्या तात्पर्य था? तो यही तात्पर्य था कि टैगोर जी प्रकृति प्रेमी थे और वे नगरों में दी जाने वाली परंपरागत शिक्षा को उचित नहीं मानते थे क्योंकि उससे प्रकृति की उस प्रकार की शिक्षा मनुष्य को प्राकृतिक वातावरण से दूर रखती है, इसलिए उन्होंने प्रकृति की ओर लौटो की विचारधारा पर जोर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए। अब आप सभी पता होगा पर्यावरण का क्या मतलब होता है। पर्यावरण का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है? पर्यावरण का मतलब होता है चारों ओर। तो पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो जो हमें पर्यावरण की जो परिभाषा देना जो बताना है उसे हमें यूनेस्को के द्वारा बताना है। यूनेस्को के अनुसार हमें पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित करना है। यूनेस्को के अनुसार तो पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण को सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। पर्यावरण शिक्षा किसी विज्ञान या विषय के अध्ययन की पृथक शाखा नहीं है। इसे जीवन पर्यंत शिक्षा के अंतर्गत चलाया जाना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए। तो यूनेस्को के अनुसार पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण को सुरक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। पर्यावरण शिक्षा किसी विज्ञान या विषय के अध्ययन की पृथक शाखा नहीं है। इसे जीवन पर्यंत शिक्षा के अंतर्गत चलाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि आपदा से आप क्या समझते हैं। आपदा से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है और ये सेट जीडी में किसमें 2024 जीडी सेट में पूछा गया था कि आपदा से आप क्या समझते हैं। तो प्राकृतिक आपदा आपको हेडिंग डालनी है, फिर लिखना है कि मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। इनमें से कुछ हैं ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, सागर कंपन जैसे सुनामी, सूखा, बाढ़, जंगल में आग, मृदा अपरदन, अपवहन, पंख प्रवाह, हिम धाव आदि। देखो अब इसको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि आपदा से आप क्या समझते हैं। आपदा से आप क्या समझते हैं? बताओ आप आपदा से क्या समझते हैं? आप क्या सोच पा रहे हो आपदा से? आपदा को आप सभी पता होगा कि प्राकृतिक आपदा आपदा कैसी होती है? प्राकृतिक आपदा होती है और मानव निर्मित भी आपदा होती है अर्थात भौतिक आपदा भी होती है। तो प्राकृतिक आपदा में आपको लिखना है कि मानव पर दुष्प्रभाव डालने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जिनमें से जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आ जाता है, घर मकान टूट जाते हैं, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, सागर कंपन जैसे सुनामी आ जाती है, चक्रवात तूफान आ जाता है, सूखा पड़ जाना, सूखा पड़ने से खेती सूख जाती है, अनाज की कमी हो जाती है, बाढ़ आ जाना, इसमें भी खेती बर्बाद होती है, जंगल में आग लग जाना, इसमें देखो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, वो मर जाते हैं, जिससे पर्यावरण पर गहन संकट आ जाता है। ठीक है, तो कभी ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, ये पर्यावरण की वजह से होता है, पेड़ पौधों की होता है। ठीक है, और मृदा अपरदन, अपवाहन, पंख प्रवाह, हिमधाव आदि आते हैं। ये थे हमारे 10 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय
प्रश्न। मित्रों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको सारे क्वेश्चन एक एक करके समझा दिए हैं और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।